नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, नया साल 2025 में कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ हुआ। नए साल में पुराने दफ्तर से नए दफ्तर में शिफ्ट हो गई नई कांग्रेस। सोनिया गांधी से राहुल कांग्रेस, नए चेहरे, नए वादे, नए इरादे, नया संगठन, नए प्रभारी, नए प्रदेश अध्यक्ष, नया जोश। दिल्ली हो, बिहार हो, सब जगह कांग्रेस नया नया करने में जुटी है। और मैं इतने दिनों से इसी बात पर हैरान था कि अब तक कांग्रेस में इतना कुछ हो रहा है, सामने से रिएक्शन क्यों नहीं आया। बीजेपी या सरकार ने अभी तक रिएक्ट क्यों नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी जो है इसे कुछ समझ ही ना रही हो, लग रहा हो मामूली सी चीज है। मैं कई बार सोचता था कि रिएक्शन अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, और अल्टीमेटली गुजरात अधिवेशन खत्म हुआ और रिएक्शन आ गया। और रिएक्शन आया किसके फॉर्म में? ईडी के जरिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो आज की डेट में सरकार का सबसे बड़ा हथियार है, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए वही पुरानी चाल चलने की कोशिश की गई है। यानी कोई बस ना चले तो भ्रष्टाचारी की इमेज बनाने की कोशिश करो, और उसी कोशिश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फिर वही नेशनल हेराल्ड केस में घसीटने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अब ईडी ने बाकायदा एक नोटिस निकालकर नेशनल हेराल्ड केस में तकरीबन 700 करोड़ की प्रॉपर्टीज सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर वही हैं जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी को बिलोंग करती है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में 2012 में ये मामला दर्ज हुआ था। ये मामला कोर्ट में गया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। आज 13 साल बाद अब सरकार उस पर प्रॉपर्टी सीज की कार्रवाई शुरू कर रही है। ईडी कार्रवाई शुरू कर रही है। आपको बता दूं मोटा मोटा तौर पे वैसे ही कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है। नेशनल हेराल्ड केस ये है कि नेशनल हेराल्ड आज़ादी से पहले का एक अखबार है जो आज़ादी के परवानों को संदेश पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। और उस वक्त पैसे की कमी थी तो कांग्रेस के जो है लोगों ने फंड किया था उस अखबार को। धीरे धीरे अखबार ने जगह जगह पर अपनी प्रॉपर्टीज बनाई थी, लेकिन वो जो लोन कांग्रेस से दिया था वो वापस नहीं दे पाया। तो उसके एवज में फिर एक ट्रस्ट, क्योंकि नेशनल हेराल्ड एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट बनाया गया, यंग इंडिया लिमिटेड करके एक ट्रस्ट बनाया गया। उसमें मेरे ख्याल से यंग इंडिया लिमिटेड के एक ट्रस्ट बनाया गया जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 38% हिस्सेदारी है, शेयर है। अब आरोप लगा कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो है वो सस्ते दामों पर एजीएल के जो है प्रॉपर्टीज को जो है खरीदा गया, लोन में फ्रॉड हुआ, कई आरोप है उस पर। वो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं अभी उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसी में आपको मालूम है राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से कई घंटों ईडी ने पूछताछ भी की थी, लेकिन अदालत ने जमानत दे दी थी दोनों को। तो चाहते हुए भी अब तक सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई, और मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तारी राहुल गांधी या सोनिया गांधी की अफोर्ड कर पाएगी सरकार, इसलिए वो चाहती भी नहीं है शायद। लेकिन अब जो है वो अचानक से याद आया ईडी को, क्यों ना इनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाए, तकरीबन जो 700 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो इतने साल खामोश क्यों रहे, सीज क्यों नहीं किया? अब 13 साल बाद अचानक क्यों ख्याल आया कि इनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाए, वो भी तब जब गुजरात का कांग्रेस का अधिवेशन खत्म होता है उसके तुरंत बाद? ये सवाल मैं नहीं उठा रहा, ये सवाल कांग्रेस नहीं उठा रही, ये सवाल जनता उठा रही है कि वजह क्या है। और वजह का जवाब सही बता रहे हैं मशहूर वकील और एक जमाने में कांग्रेसी रहे कपिल सिब्बल। I mean, it's settled law that I am a shareholder of Tata's. Do I own the property? I'm a shareholder in several companies. Do I own their property? I'm a shareholder. The property is owned by the company. The property continues to be owned by National Herald. Right? And National Herald cannot transfer that property because this is now Young India, the shareholders. They cannot sell that property. It's a Section 25 company. And it can only be taken over by another Section 25 company. Now it's Section 8 under the new Act. It cannot be taken. And they are spreading the same message which is the original objective of National Herald. They're spreading the same message of secularism, of being together and stuff like that. So what's the offense? And why have you waited
13 years for this purpose. Why? Because you want to grab the properties. You want to paralyze the Congress party. Take possession of all the properties so that they cannot function. Because the properties are spread all over and they're over 600 crores worth of properties. That's what they allege. So they take them over, paralyze the Congress party so that they have no office to go to. As it is, the Congress party has, from what I know, not much money. So they will not be able to function as a political party. This is an assault on democracy. अब कपिल सिब्बल ने बिल्कुल सही कहा। कानूनी दावपेच वो जानते हैं, मुझे नहीं मालूम कानूनी दावपेच क्या है, लेकिन एक चीज से मैं भी मानता हूं कि ये सब कांग्रेस को फाइनेंशियली, वित्तीय तौर पर कमजोर करने की पूरी कवायद है। कांग्रेस वैसे भी वित्तीय संकट से गुजरी। लोकसभा चुनाव के दौरान कैसे उनके सारे खाते सीज कर दिए गए थे वो हम सब ने देखा था, जब कांग्रेस पूरी लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात बताई थी। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 99 सीट जीती। दोनों इंडिपेंडेंट, पप्पू यादव और एक जो महाराष्ट्र से, उनको भी गिन ले तो 101 हो जाता है आंकड़ा। खैर, पर 99 चली कांग्रेस की सिंबल पे जीते थे। उसके बावजूद अब जब कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, अब जाहिर सी बात है बिन पैसे कुछ नहीं होता। इसलिए कांग्रेस को मंच से कहना पड़ता है कि हम जो जिला अध्यक्षों को मजबूत कर रहे हैं उन्हें वित्तीय तौर पर भी मजबूती देंगे। उसके लिए पार्टी के पास फंड चाहिए। भाई, बीजेपी के पास तो हजारों हजार करोड़ है, कांग्रेस के पास तो लिमिटेड फंड है, लेकिन उसको भी कैसे निचोड़ दिया जाए, उस वित्तीय तौर पर कैसे कमजोर किया जाए कांग्रेस को, ये सब उसकी कोशिश है, ताकि कांग्रेस न चुनाव ढंग से लड़ पाए, न अपना संगठन पे काम कर पाए। अब सवाल यह है कि इस सब ने कांग्रेस को क्या डराया है? मुझे ऐसा लगता है कि ईडी के इस कदम ने एक बात पर मोहर लगा दी कि राहुल गांधी जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेके जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सही है तभी सरकार डर रही है। सरकार जानती है, बीजेपी जानती है कि जो कांग्रेस का एग्रेशन नया आया है, अगर मैं एक एक स्टेप करके बताऊं तो एग्रेशन पर अगर पहली बात करूं तो दिल्ली में सत्ता मिल गई कांग्रेस के एग्रेशन की वजह से। केजरीवाल से बदला लिया, दिल्ली में चुप रही बीजेपी क्योंकि उन्हें मालूम था फायदा हमको होगा, सत्ता मिल गई। लेकिन उससे डबल एग्रेशन से कांग्रेस बिहार में चुनाव में जा रही है, बिहार में मजबूत हो रही है। यह बीजेपी को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस मजबूत मतलब आरजेडी कांग्रेस कॉम्बिनेशन मजबूत, आरजेडी कांग्रेस कॉम्बिनेशन मजबूत मतलब बीजेपी और जेडीयू कॉम्बिनेशन कमजोर, और बीजेपी जेडीयू सत्ता से बाहर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बिहार में इतना कुछ, कहीं पदयात्रा, कहीं आंदोलन, कहीं कुछ, ये सब हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पार्टी को पैसा तो चाहिए, पैसा लगेगा। तो पैसा कहां से लगेगा, कहां से आएगा? वही एसेट से, और जो भी है कांग्रेस के पास। तो क्यों ना कांग्रेस का गला फाइनेंशियली दबा दिया जाए। उसके बाद आइए, कांग्रेस संगठन बदलाव करने की कोशिश कर रही है। संगठन क्या, पूरा अपना संगठन बदलना चाहती है। अब उसमें भी ठीक है, अच्छे नेता चुनना और वो सब एक्सरसाइज तो है, लेकिन वो सारी एक्सरसाइज करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा ही नहीं होगा तो फिर इस संगठन में बदलाव क्या करेंगे? जिला अध्यक्ष आप जितना मर्जी ईमानदार आदमी बना लीजिए, लेकिन जब उसको कांग्रेस पार्टी चलाने के लिए पैसा ही नहीं होगा उसके पास, तो कोई अपनी जेब से तो पैसा इतना लगा नहीं सकता। हर कोई तो इतना अमीर होता नहीं कि अपनी जेब से पैसा लगा ले। और दूसरी बात, जो अपनी जेब से नेता पैसा लगाता है तो वो पैसा वसूल करने की पहले सोचता है। वहां भी खेल आ गया पैसे का। फिर कांग्रेस को वित्तीय तौर पर जो है वो कमजोर कर दो, वहां भी काम रुक जाएगा। फिर तीसरा और सबसे अहम वजह कि कांग्रेस गुजरात को क्यों निशाना बना रही, राहुल गांधी ने गुजरात को मिशन के तौर पे क्यों ले लिया है। अब गुजरात बड़ा राज्य है, गुजरात कांग्रेस को काम करना है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला अपनी बात पहुंचानी है, तो उसके लिए कार्यक्रम करने पड़ेंगे। कार्यक्रम करने के लिए पैसा चाहिए। कांग्रेस पैसा देगी, कार्यक्रम करेगी, हाईकमान पैसा देगी, स्टेट यूनिट कार्यक्रम करेगी, लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाएगी, तो मोदी शाह के गढ़ में सबसे बड़ा धक्का लगता है। वो जो गुजरात मॉडल की हवा है वो फुस हो जाती है। अब इस सब के बीच में तो सोचा ये जा रहा है कि भाई अब क्यों ना, और तो कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस का वर्कर को जितना डरा सकते थे डरा लिया। 11 साल में जिन नेताओं को खरीद सकते थे खरीद लिया, जिन नेताओं को डरा सकते थे डरा लिया, सब कुछ करके देख लिया, कोई रास्ता बच नहीं रहा। ये इंसान जिसका नाम राहुल गांधी है, ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा।
ये तो एक ही धुन में लगा हुआ है कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब इसको कैसे रोका जाए? तो इसको रोकने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पैसा ही इस पार्टी को न, इसके जो फाइनेंशियल वो है वो सब मरोड़ दो, तोड़ दो, वो रास्ता ही बंद कर दो कि इनके पास पैसा ही ना बचे तो क्या करेंगे। तो इसका मतलब राहुल गांधी से डर गए हैं। राहुल गांधी बिल्कुल सही मौके पर है। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से की गिरफ्तारी करने की हिम्मत तो इस सरकार में नहीं है, ये बात भी तय है। तो अब ये फाइनेंशियली इस तरह से करके एक तो पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, दूसरी बात ये एक बिहार के चुनाव में एक इमेज गढ़ना चाहती है सरकार कि ये जो सामने गठबंधन खड़ा है, जो सरकार का दावा कर रहा है, ये दरअसल भ्रष्टाचारियों का एक कुनबा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला और राहुल गांधी सोनिया गांधी को ये हराल्ड केस में भ्रष्टाचारी एक तगमा दे दो और इस भ्रष्टाचारी तगमे को आगे बढ़ाने का काम गोदी मीडिया करती है। गोदी मीडिया को एक मौका मिल गया है। अब अगले कई दिनों तक ये लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, यही मुद्दा चलता रहेगा। और अभी कल परसों में आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर की एक स्टिंग ऑपरेशन की बहुत सारी रिपोर्ट आई है, जहां पर बहुत सारी कंपनियों ने कहा कि कैसे जानबूझ के पप्पू इमेज बनाई गई, कैसे जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है नेताओं का, खास करके कांग्रेस के नेताओं का। वो सारे टूल तो हैं ही हैं। 2-2 रुपए वाले ट्रोलर दुनिया भर के पाल रखे हैं बीजेपी ने। इन्हीं हथियारों के जरिए अब एक भ्रष्टाचारी इमेज गढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि 11 साल में जब भ्रष्टाचारी इमेज नहीं बना पाए आप, अब फिर वही पुराना घिसा पिटा दाव चल रहे हैं आप। जैसे ही आप राहुल गांधी सोनिया गांधी पे भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हैं, तुरंत सामने लोगों के सामने वो तस्वीरें सामने आ जाती जब राहुल गांधी को अपना सरकारी मकान खाली करना पड़ा था और उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, अपनी माँ के घर पे रहना पड़ा। अगर इतने ही भ्रष्टाचारी ये लोग होते तो कम से कम और कुछ नहीं तो अपना एक फ्लैट तो होता। दिल्ली में एक फ्लैट तक जिनके पास नहीं है, उन पर आप करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते। जिनके फोरफादर ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी नेहरू जी ने देश को दान कर दी, देश के नाम कर दी, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे। जिस खानदान ने 3-3 प्रधानमंत्री देखे और चौथा, जैसा बीजेपी कहती है कि सोनिया गांधी भी सुपर प्रधानमंत्री थी, मनमोहन सिंह तो सिर्फ मुखौटा थे। अगर वो बात आरोप चलो मान लो अगर सच भी है, फिर तो 4 देश के प्रधानमंत्री हो गए और उसके बावजूद रहने के लिए घर तक नहीं है। ये बात कैसे हजम हो सकती है? आज की डेट में कोई सरपंच भी बनता है, कोई प्रधान भी बनता है, तो वो सबसे पहले अपना मकान बनाने की कोशिश करता है। भ्रष्टाचार में अगर सबसे पहले कुछ करता है तो सबसे पहले उसकी कोशिश ये रहती है कि चाहे वो सब्सिडाइज सीमेंट ही का एक बोरी, एक सीमेंट बैग ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन सबसे पहले वो अपने उसकी देखता है। यहाँ तो एक प्रधानमंत्रियों का पूरा काफिला था घर में, उसके बावजूद एक मकान तक नहीं है। मकान छोड़िए, कोठी छोड़िए, एक फ्लैट तक नहीं है। फिर भ्रष्टाचार के आरोप कैसे चस्पा होंगे? वो भ्रष्टाचार करने के बाद वो पैसा गया कहाँ, ये तो पता नहीं लगा पाए 13 साल में आप। ऊपर से ईडी का रिकॉर्ड माशाअल्लाह 0.56% सक्सेस रेट है। 7,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कर लिए जी पिछले 12-13 साल में, 11 साल में। कन्विक्शन 0.56%। तो इसमें ये मुझे समझ में नहीं आता, ये एडवाइजर्स बार बार घूम के कुछ और नहीं मिल रहा वहीं पर क्यों आ रहे? इस मतलब 2 चीज़ें साफ है कि एक राहुल गांधी सही रास्ते पे है, कांग्रेस को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं और डर सामने लग रहा है, वो डर रहे हैं। और दूसरा ये भी बात सही है कि मुद्दा राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बचा नहीं है, इसलिए घूम फिर के वही पुराने इशू को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चले हुए कारतूस को फिर चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है। तो अगर यही सच्चाई है तो इसका मतलब तो बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी को मालूम है कि आने वाले वक्त में वो जो 25 साल का समय चक्र मैंने बताया था ना आपको घूमने वाला है, वो उस चक्र को घूमने का वक्त आ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।